कहा गया है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप चाह नहीं लेते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जो डीके सर आप सबों के लिए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो लेकर आए हैं वो आपके साइंस से है, विज्ञान से है, और विज्ञान से आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और संपूर्ण पाठ से है। वन शॉट है। क्या है? वन शॉट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वन शॉट वह क्वेश्चंस है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अभी तक 2009 से लेकर के 2022 तक जो भी एग्जाम में 22-23 तक जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में साइंस से जो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और इसके अलावा आपको और भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते एक शानदार क्लास की ओर और इस बेहतरीन क्लास के मजा लेते हैं। लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल 100% जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा विज्ञान में वह इसी से आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी और रसायन से देखने वाले हैं। आप सबों के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से उस दर्पण का नाम बताइए जो विम्ब का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस दर्पण का आपको नाम बताना है जो विम्ब का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण जो है वह क्या करता है? काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप सबके सामने सेकेंड क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल लेंस है ना वह सीधा तथा आभासी बनाता है, और जो उत्तल लेंस है वह काल्पनिक को सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न मिलता है और प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। जो मानव नेत्र है, जो हमारी आंखें हैं, इसमें किस प्रकार का लेंस रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आगे दिया है कि आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको सी से इंकित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से प्रकट होता है? तो बता गुरुजी, उत्तर दक्षिण से। कहाँ से? उत्तर दक्षिण से प्रकट होता है। आगे बढ़े तो 6 नंबर का प्रश्न मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया Fe+CuSO4 FeSO+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो जवाब होगा एकल विस्थापित अभिक्रिया। आपका 7वां प्रश्न है कि टाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टाइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह अंगूर और केला है। अंगूर और केला है। अगला आपका 8वां प्रश्न है एक अधातु का उदाहरण दें जो द्रव अवस्था में रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब होना चाहिए पारा। आपका 9वां प्रश्न है CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो इसका जवाब होना चाहिए एल्कीन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्कीन। आपका 10वां प्रश्न है मेरे शेर कि आवर्त सारिणी के उद्गम स्तंभों को
क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। मेरे शेर आपका 11वां प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आपका 12वां प्रश्न है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम है आवर्धक लेंस। आगे चलते हैं मेरे शेर। तो आपका प्रश्न मिलता है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक लिखिए। तो विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट है, जिसे V से सूचित किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्टि धारा के एक स्रोत के नाम लिखिए। दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम है तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा बताओ? तो गुरुजी सूखा सेल और लेड बैटरी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरे शेर आगे बढ़ते तो प्रश्न मिलता है मेरे शेर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? बताओ मेरे शेर कमेंट में कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? क्या है मेरे शेर? 7 है। क्या है? 7 है। अगला है लेड एवं टीन की एक मृत धातु का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोल्डर। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर। तो प्रश्न मिलता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो होगा इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों CnS2n-2। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर। तो प्रश्न मिलता है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। क्या है मेरे शेर? परमाणु संख्या। आपका नेक्स्ट प्रश्न है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वर्गता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मेरे शेर लिखेंगे R बराबर R/2 इक्वल टू मेरे शेर R कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। 32/2 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा मेरे शेर। मेरे शेर आपका अगला प्रश्न है 2S2 प्लस O2 बनाता है 2S2 प्लस O2 बनाता है 2H2O में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करना मेरे दोस्त। तो इसमें पहचान क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ कि गुरुजी यह जो है संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है मेरे गुरुजी। आपका अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? जो मानव नेत्र है, जो हम लोगों का आंख है, उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है मेरे दोस्त? तो उत्तल लेंस रहता है। कौन सा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस होता है। आगे दिया है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। अगला प्रश्न है एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहती है। मेरे प्यारे बच्चों ये सबको पता होना चाहिए कि जो ब्रोमीन है क्या है? जो ब्रोमीन है वह जो अद्रव अवस्था में रहती है। आपका अगला प्रश्न है ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिणत करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? परिणत करता है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? बताओ तो इसका सही जवाब होगा जनरेटर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रक्रियात्मक समूह COOS का नाम बताइए। तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला है सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है AB प्लस CD बनाता है AD
प्लस Cb। तो यह कौन सा अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिस पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कठोर जल को मृदा बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब होगा समांतर। आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम बताइए। तो क्या होगा? तो इसमें कहना है कि गुरुजी जो तांबे और जस्ते का जो मिश्र धातु होता है ना वह पीतल होता है। गुरुजी क्या होता है? पीतल होता है। आगे बढ़े तो प्रश्न है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में समानता उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो हम लोग क्या करते हैं? MCV का प्रयोग करते हैं। अगला है एल्केन का समाय सूत्र लिखिए। तो एल्केन का समाय सूत्र होता है 2NHN+2। किसका होता है? एल्केन का होता है। आगे एक प्रश्न है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर या 14 किलोमीटर प्रति घंटा तक होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि आवर्त सारिणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दो तत्व होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों जो हीलियम है और हीलियम को हम लोग HE से क्या करते हैं? संकेत करते हैं, इंकित करते हैं। अगला है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह केवल उत्तल दर्पण होगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। आगे बढ़े तो प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl/Cl। मेरे प्यारे बच्चों अब दिल थाम के बैठिए। आपको यहाँ से जो भी प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में कन्फर्म आने वाले हैं। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से सभी प्रश्न मिल जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कार्बन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबक क्या है? इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबकीय पदार्थ चुंबक है। आपका नेक्स्ट है कि एल्किन्स का समान सूत्र लिखिए। तो एल्किन्स का समान सूत्र होता है CnS2n होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे है एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी f कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। f है 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वर्गता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की वर्गता त्रिज्या बराबर 2D होता है। तो 2 गुने D मतलब 2 गुने जब हम लोग करेंगे 10 तो इसका जवाब होगा 20 मेरे प्यारे बच्चों। आगे है किसी विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है तांबा और टीन की मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा कि कांसा है। आपका अगला है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में किस उक्ति द्वारा परिणत किया जाता है? तो विद्युत मोटर द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि CH3COC2S5 में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए।
तो इसमें जो प्रकाश समूह है वह -C माइनस और द्विबॉन्ड कितना है वो है। चलिए आगे चलते हैं मेरी प्यारे बच्चों। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न मिलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वर्गता त्रिज्या r के बीच संबंध को लिखिए। तो फोकस दूरी वर्गता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है मेरी प्यारे बच्चों। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है मेरी प्यारे बच्चों वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। किसका? धोने का सोडा का मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें तो प्रश्न मिलता है कि विद्युत का एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब होता है। आगे है एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो वह हो जाएगा NaCl। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? NaCl। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनरेटर या डायनेमो कहते हैं। आगे निम्न में से कौन एक एल्डिहाइड HCHO CH3OH CH3CH2OH तो क्या है? तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा जो एल्डिहाइड है वह HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। HCHO। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर। डायोप्टर जिसको डी से सूचित करते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन से साधारण लवण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों NaCl और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो जो विभवांतर मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक उक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करती है। तो वह जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? विद्युत जनित्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य नाम लिखिए। एल्कीन का सामान्य नाम होता है CnH2। CnH2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े तो प्रश्न है CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है उस उक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। तो वह हो जाएगा जवाब सेल अथवा बैटरी मेरी प्यारी बच्चों। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया क्या है? तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को बोलते हैं एक्वा रेजिया कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में लघुपंथन कब होता है? तो जब विद्युत में तार उदासीन तार के संपर्क में आता है। अगला है कि ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कीटोन है CO जिसको बोलते हैं। अगला है वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जवाब उसका मिलेगा उत्तल दर्पण मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है CaOCl2 यौगिक जो है वह क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। अगला विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण, दर की निर्धारण कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो समझिए इसका जवाब कैसे लिखना है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की जो दर का जो निर्धारण है किसी युक्ति या अंत द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कार्य के आकलन द्वारा किया जाता है। ऊर्जा की दर बराबर होता है किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अगला प्रश्न मेरी प्यारी बच्चों कि सोल्डर नामक मृत धातु के कौन कौन से अवयव हैं? कौन कौन से अवयव हैं? तो सीसा तथा टीन इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल
कब अधिकतम होती है? तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल के लिए व्यंजक है जो एफ बराबर बी साइन थीटा होता है। बी मतलब होता है मेरी प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब होता है धारा की शक्ति और एल मतलब होता है चालक की लंबाई। आगे बढ़े तो मिलता है थीटा बराबर होता है धारावाही चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण तथा एफ का मान जब थीटा 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा, अर्थात चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आगे बढ़े तो प्रश्न मिला है एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 है मेरे प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण की वर्गता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वर्गता त्रिज्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो R बराबर 2F, 2 × 10 बराबर 20 और F बराबर 20/2 यानी 10 है मेरी प्यारी बच्चों। अगला है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि तांबा और जस्ते की मिश्र धातु का नाम बताइए। तो वह हो जाएगा पीतल हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बता कि गुरुजी पीतल इसका जवाब होगा। अगला है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग घर में क्या करते हैं, लाइन का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें 2 फ्यूज लगाते हैं, 2 सूज लगाते हैं जिसको फ्यूज बोलते हैं और एमसीवी बोलते हैं। तो इसका जवाब होगा फ्यूज और एमसीवी। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों तो प्रश्न मिलता है हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन की अभिक्रिया होती है? तो C2H6 में संकलन की अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों पुतली। क्या हो जाएगा? पुतली। अगला है धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय बताइए। तो इसका जवाब होगा क्षारीय। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षारीय। अगला है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है मेरे प्यारे बच्चों बताओ कमेंट में कितने कैरेट का होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़े तो प्रश्न है उस नियम का नाम लिखें। उस नियम का नाम लिखें जिसके मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है एक कार्बनिक यौगिका लेख ज्वाला के साथ जलता है, क्या वह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त। अगला है जरा दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? जो जरा दृष्टि लेंस है वह उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। आगे इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने टोटल 82 क्वेश्चंस आपके विज्ञान के भौतिकी एवं रसायन से हम लोगों ने कंप्लीट किया। और हम यहाँ दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वह इन्हीं 82 के अंदर आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। आप भरोसा रखिए और इसको याद कीजिए, फिर हमें एग्ज़ाम के बाद आप बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से टच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल दिया गया है। क्या है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना
आपको सोच लेना है कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम है या नहीं मतलब नहीं है, मन में सोच लो हम ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल मेरा क्या है, एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। आप अगर इस प्रकार सोच के पढ़ते हैं ना तो आपकी जो तैयारी होगी वो अलग लेवल का होगा और या बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो टारगेट है जैक बोर्ड एग्ज़ाम में 450 प्लस का, 450 प्लस का है। तो बस आपको यही नियम अपनाना है और कोई जादुई ट्रिक नहीं है जो आपको 450 प्लस दिला सकता है, बरसते आपकी मेहनत ही आपको 450 प्लस दिला सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान की ओर। किधर चलते हैं हम लोग, जीव विज्ञान की ओर चलते हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं, तो प्रजनन है। क्या अनिवार्य है, प्रजनन अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो जो बाह्य निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों वह किस में होगा, तो बता गुरुजी, मछली में होता है। किस में होता है, मछली में होता है। नेक्स्ट है उत्पादक हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो होगा इसका जवाब इथालीन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इथालीन। नेक्स्ट है कि XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर है अथवा मादा। तो मेरे प्यारे बच्चों XY का जो होता है वह नर होता है, वह नर होता है और XS का नारी होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत में बायोगैस को किस नाम से प्रचलित है। मेरे प्यारे बच्चों बायोगैस का मतलब होता है गोबर से जो हम लोग गैस बनाते हैं, गोबर से जो ईंधन बनाते हैं, चिपरी ठोकते एमआरई पाड़ते हैं, तो बस वही है गोबर गैस, वही है गोबर गैस। आगे है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। जो लार है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, टाइलिन और एमाइलेज है, टाइलिन और एमाइलेज है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें तो प्रश्न मिलता है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो वह मस्तिष्क होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। अगला है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो ऊर्जा के एक स्रोत का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सूर्य। क्या है, सूर्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा, बहुखंडन विधि के द्वारा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस हार्मोन की अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इसका जवाब होगा कि सर जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है ना वह अधिक में रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या कर देती है, अधिक बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। तो केचुआ हो गया, तारामीन हो गया, फिताकृमि हो गया, ये सब जो है उभयलिंग जंतु का उदाहरण है। आपका नेक्स्ट जवाब है किसी स्थान की जैविक विविधता का एक उदाहरण दीजिए। किसी भी स्थान की जैविक विविधता का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पीसीज की संख्या कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण है सड़कों के किनारे पेड़ लगाना। सड़कों के किनारे क्या लगाना मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ लगाना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न मिलता है प्रोटीन की यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो जवाब होगा एमिनो एसिड मेरी प्यारी बच्चों। आगे बढ़ें तो प्रश्न है कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। जो आवेग उत्पन्न करता है तो जवाब इसका होगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान जीवन संरचना वाले, एक समान है जीवन समान है संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो वंश कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। अगला है कि गुणसूत्र XY और XX
किन नामों से जाने जाते हैं? तो जो एक्स वाई है मेरे प्यारे बच्चों, यह मेल है। एक्स वाई क्या है? मेल है। और एक्स एक्स जितने भी हैं वह फीमेल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? फीमेल है। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है, भारत में बड़े बांधों की अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था? तो किसान एवं जनजातियों ने। अगला प्रश्न है, प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? किस प्रकार का अनुवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब हो जाएगा रसायन का अनुवर्तन। रसायन का अनुवर्तन। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है मेरे प्यारे बच्चों कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुविभाजन यानी बहुखंडन के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। बहुखंडन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न मिलता है, जो प्रश्न संख्या वो 105 है कि चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो खेजरी गांव से है। और यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। कब चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1917 को चलाया गया था। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है, एड्रीलेनिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करती है? सीधे क्या करती है? कार्य करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जवाब हो जाएगा रुधिर। क्या हो जाएगा? रुधिर। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है, किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं कूटबद्ध रहती है, क्या कहलाती है? तो डीएनए। डीएनए की मांग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं तो प्रश्न है, वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आराबाड़ी का सालवन। क्या हो जाएगा? आराबाड़ी का सालवन। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों तो प्रश्न मिलता है, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। जो पतझड़ को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आगे बढ़े तो प्रश्न है, ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विखंडन मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न मिलता है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न मिलता है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? तो बताओ गुरुजी। ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। आगे है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है? तो इसका जवाब मिलना चाहिए कि महोदय फेलोपियन नली में होता है। फेलोपियन नली में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो कहता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जीवन संरक्षण हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह क्या है या क्यों होता है? मधुमेह क्या है या क्यों होता है? तो जवाब लिखना है, मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है। मधुमेह एक प्रकार की क्या है? बीमारी है जो मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन के स्रवण में कौन तत्व आवश्यक है? तो जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न मिलता है, निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक के एक जीव का नाम लिखिए। पहला कहता है जहाँ विखंडन होता है तो विखंडन अमीबा में होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसमें होता है? अमीबा में होता है। जहाँ बहुखंडन होता है तो बहुखंडन जो है वह प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े तो कहता है, यह पोहन किसे कहते हैं? जवाब लिखना है कि गुरुजी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित
अपशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं उसे अपवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जवाब लिख देना है कि ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है जिससे मधुमेह होने की संभावना रहती है, गुर्दा खराब हो सकता है। आगे चलते हैं तो प्रश्न मिलता है, ऐसे दो जीवधारी के नाम लिखें जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारी को उत्पन्न करते हैं। जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारी को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ईस्ट और हाइड्रा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ गुरुजी, ईस्ट और हाइड्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? जो विश्नोई लोग हैं वह खेजड़ी वृक्ष के लिए, खेजड़ी वृक्ष के लिए। तो गुरुजी खेजड़ी वृक्ष किसको बोलते हैं? तो साल वृक्ष, जिसको सखुआ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं तो प्रश्न मिलता है, कौन सा हार्मोन रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। आपका नेक्स्ट है कि गंगा नदी की जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य परियोजना का कब प्रारंभ की गई? तो 1985 में। कब प्रारंभ की गई थी? 1985 में। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है, एक पादप हार्मोन का नाम लिखें। एक पादप हार्मोन का नाम लिखें जो पौधों में वृद्धि का घटक है। तो जिब्राइलिन। क्या हो जाएगा? जिब्राइलिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तो प्रश्न मिलता है, किसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? तो इसको बोल सकते हैं प्लेसेंटा। कहाँ से? प्लेसेंटा। आप तो इसी को बोल सकते हैं यप्रा, प्लेसेंटा या यफ्रा। अगला है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल। जो जैव विविधता है ना उसका विशिष्ट स्थल फॉरेस्ट होता है, वन होता है। आपका नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? जो मधुमेह रोग है मेरे प्यारे बच्चों वह किसकी कमी से होता है? तो बता दो ना कि गुरुजी इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। आगे प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है मेरे प्यारे बच्चों? 72 बार। अगला है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जो जठर ग्रंथियां है वो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ें तो कहता है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। आगे बढ़ें तो प्रश्न मिलता है, घेघा रोग पनपता है। जो घेघा रोग है किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आगे बढ़े तो प्रश्न है, प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों प्राग कोश में परागकण पाए जाते हैं। प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन से, किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाता है। अगला है, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्त्री में XX लिंग सूत्र पाया जाता है जबकि पुरुष में XY लिंग सूत्र पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं तो प्रश्न कहता है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? तो DDT। कौन सा है? DDT। आपका नेक्स्ट है कि बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीय पोषी स्तर का। कौन सा है? द्वितीय पोषी स्तर का। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है कि पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा के लिए न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर, मतलब 12 से 15 किलोमीटर के अंतराल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। हम लोग पवन ऊर्जा से विद्युत बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट है कि जल विद्युत
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़े तो प्रश्न मिलता है जो आपका अंतिम प्रश्न है और प्रश्न नंबर 140 है कि महिलाओं में रक्तस्राव कितने दिनों के अंतराल में होते हैं? तो इसका जवाब होगा 30 दिनों के अंतराल में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप समूह को बेस्ट ऑफ लक। और एक और बात कि हमने पहले बताया था कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10-12 के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 7780037995 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमने आज जो भी चैप्टर को जो भी क्वेश्चंस को देखे हैं, एक क्वेश्चंस 2009 से लेकर के 2023 के दरमियान में पूछे गए सभी MCQ क्वेश्चंस हैं। और अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा है अपने आप पर तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वो 140 प्रश्नों को हल कीजिएगा। इसके बाद देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम किस तरीके से जाता है। आपका जितने भी प्रश्न है मैं 99% कह सकता हूँ कि आपके जितने भी विज्ञान से MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी प्रश्न हमारे इसी PDF से होगा, यहीं से छपेगा। एक बार इसे आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और एक अपने गुरुजी के मेहनत के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना है जिससे हमको मोटिवेशनल मिले। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर की चर्चा अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक